हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ओके। और सेकेंड थिंग कि कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए तो वो हमें नहीं यहाँ पर कंसीडर करने हैं। तो आप देखते जाना कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें से आपको कैंसिल करने हैं, ओके। फर्स्ट वन इज 14.1, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास एन टाइप सिलिकॉन है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है। हमें पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, डोपेंट क्या होता है तो पेंटावेलेंट होता है। और उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। इतना आपको पता है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्रैवलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। ये तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी तो होते हैं लेकिन जो डोपेंट है वो ट्रैवलेंट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। देखिए इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी नहीं होता तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी है होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। ये सही है क्योंकि होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, और पेंटावेलेंट डोपेंट हमने डाला है। और डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्रैवलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो डी गलत है, ओके। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन एक्सरसाइज 14.1 इज ट्रू फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में क्या होता है, कौन सा डोपेंट डालते हैं तो ट्राइवेलेंट, और उसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी विल बी इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हमने सारे पढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स, ओके। इजी है। पर फिर थर्ड, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। आपको पता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एनर्जी गैप फॉर कार्बन, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए एनर्जी गैप किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ये चीज़ ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस की हुई है। याद कीजिए कि हमें ये पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगी वो n=2 होगी। सिलिकॉन के लिए कौन सी थी, n=3, क्योंकि उसका नंबर जो है एटॉमिक नंबर वो 14 है इसलिए। और जर्मेनियम का क्या है 32, इसलिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है, n=4। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से जितने दूर होते हैं उतना उनके न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, तो उसे हमें बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें एनर्जी गैप जो होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा वो इतना इजीली हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो एनर्जी गैप कम होगा। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जर्मेनियम है उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, n=4। तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी, सबसे कम देनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा किसे चाहिए, सिलिकॉन को, और कार्बन को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है। आप अगर वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, इसमें से निकालने हैं तो 1.1, और अगर कार्बन से निकालने हैं तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ओके। तो ये तीनों का डिफरेंस है, तो हमारा आंसर ऐसा आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी है, ऐसे उल्टा दिया है कि ग्रेटर देन दिया है तो फिर पहले कार्बन आएगा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ओके। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में है, कार्बन में, क्लियर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन है लेकिन अनबायस्ड है, अभी आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की,
होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, आपको पता है जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स एन टू पी जाते हैं, होल्स जो है वो पी टू एन मूव करते हैं, तो उसका जो रीजन है वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, सेकेंड है दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है पहले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, सी होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन एंड ऑल ऑफ अबव, आपको पता है आंसर सी आएगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टू पी मूव करते हैं और होल्स जो हैं वो पी टू एन जाते हैं, उसकी वजह क्या है तो कंसंट्रेशन, ओके, इसकी वजह से ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पी एन जंक्शन, क्या होता है जब फॉरवर्ड बायस हम करते हैं तो आपको पता है कि जो डेप्लेशन लेयर में जो हमारा बैरियर पोटेंशियल था वो और जो एक्सटर्नल बैटरी है उसका पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट में क्या होता है वो जो विड्थ है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है हम देखते हैं। फर्स्ट है रेजिज द पोटेंशियल बैरियर जो है वो ज़्यादा होता है, नहीं ये रॉन्ग है। बी रिड्यूसिस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो जाता है। सी लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर एंड नन ऑफ द अबव, आंसर क्या आ जाएगा सी, है ना, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, फिर 6 एंड 7 क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, वो ट्रांजिस्टर पर है इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन what is the output frequency if the input frequency is 50 Hz and what is the output frequency of full wave rectifier for the same input frequency। याद कीजिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाया था तभी आपको बताया था कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल के ड्यूरिंग ही हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें ये पता है कि इसमें एक पूरा साइकिल होता है तो इसमें भी एक ऑसिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, ओके। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतनी ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी, और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ऐसा हमें आउटपुट मिलता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, उसमें डबल हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट जो 50 हर्ट्ज है तो उसमें कितनी हो जाएगी, डबल। तो ये आप वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, ओके। क्या लिख सकते हैं आप, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी एज इनपुट फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज एंड in full wave rectifier the output frequency will be double, okay, or twice the input frequency, so output frequency will be 100 hertz। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 9 एंड 10 नहीं सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन 11 पर आ जाइए। A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap of 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी गैप कितना दिया हुआ है, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और नेक्स्ट आपको बोला है कि कैन इट डिटेक्ट अ वेवलेंथ ऑफ 6000 नैनोमीटर। देखिए आपको यहाँ पर फोटो डायोड दिया है, फोटो डायोड ऑलवेज क्या करता है, आप उस पर जो लाइट डालते हैं, जो फोटॉन्स देते हैं, उसकी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। अगर उसमें कौन सी शर्त जो है वो होनी चाहिए, इफ़ जो अगर गिवन एनर्जी है वो ग्रेटर देन एनर्जी गैप होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमारे जो बॉन्ड में हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उसे एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, और वो बॉन्ड ब्रेक होगा और उसकी वजह से हमें करंट मिलेगा। तो अगर जो इंसिडेंट जो एनर्जी है वो अगर ग्रेटर देन एनर्जी गैप हो गई तो हम बोल सकते हैं कि उस जो वेव होगा उसको वो डिटेक्ट कर पाएगा, ओके। तो पहले हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पर लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, 6000 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁶ मीटर लिख सकते हैं हम, ओके। नाउ जो इंसिडेंट एनर्जी है वो कितनी हो गई, E = हमारे पास क्या फॉर्मूला है, hc/λ, लेकिन आपको पता है H विल बी इन जूल × सेकेंड, C इज मीटर पर सेकेंड
और लैम्बडा विल बी इन मीटर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। और हमें जो एनर्जी गैप दी हुई है वो कौन से यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें उसे ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम वैल्यू लिख देते हैं 6.63 इंटू 10⁻34, C is 3 into 10⁸8, lambda will be 6 into 10⁻6 and E 1.6 into 10⁻19। तो आप ये E का आंसर फाइंड कीजिए, आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देखिए कितना आता है, मैंने जो कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से मेरा आंसर आता है पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 207 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देख सकते हैं ये जो E है कैसा है, बहुत ही कम है, मतलब हियर E इज लेस देन एनर्जी गैप, सो द वेव विल नॉट बी टेस्टेड, है ना। लिख सकते हैं आप ऐसे लास्ट में आंसर में, ओके, क्योंकि कम है इसलिए वो जो है वो करंट में नहीं मिलेगा, करंट आपको नहीं मिलेगा, मतलब इट विल नॉट बी टेस्टेड। ओके, ऐसे आप लिख लेना। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं वो है एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14.12। The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10⁻28। देखिए किसके लिए बात की है, सिलिकॉन के लिए। दिस इज डॉप्ड साइमल्टेनियसली विथ 5 into 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक एंड 5 into 10⁻20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इंडियम। आपको पता है कि आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट है अगर, तो उसका मतलब वो जो इम्प्योरिटी हुई, वो जो डोपेंट हुआ वो कौन सा हो गया, डोनर, है ना। और जो हो गई इंडियम वो कौन सी हो गई, एक्सेप्टर। तो दोनों क्या, पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है हमें, जो हम जो डालते हैं एटम्स वो हमें दिए हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ है। फिर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन दैट Ni is equal to 1.5 into 10⁻16 per meter cube is the material N type or P type। तो ये हमें सारी चीज़ फाइंड करनी है। देखिए पहले जो चीज़ दी हुई है Ni वो मैं लिख लेती हूँ 1.5 into 10⁻16 है पर मीटर क्यूब, एक चीज़ ये दी हुई है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम यहाँ पर क्या डालते हैं, पहले क्या डाला है हमने, आर्सेनिक, है ना। तो आर्सेनिक अगर डाला है तो आर्सेनिक क्या है, वो कौन सी है इम्प्योरिटी, तो पेंटावेलेंट, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि Nd इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, 5 into 10⁻22 पर मीटर क्यूब। उसकी जो है वो एटम्स पर मीटर क्यूब इतने दिए हुए हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिखूँ मैं, एटम्स पर मीटर क्यूब। एंड जो एक्सेप्टर जो है इंडियम वो कितने दिए हुए हैं, 5 into 10⁻20, राइट, है ना, एटम्स पर मीटर क्यूब। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स फाइंड करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप एक चीज़ सोचिए कि सपोज मेरे पास यहाँ पर पूरा सिलिकॉन्स के एटम्स थे, ओके, उसमें मैंने आर्सेनिक डाल दिए, तो मुझे पता है आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, तो वो क्या करेगा, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 4 तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो बॉन्ड बनाने के लिए, और 5th वन जो होगा वो वहाँ पर जो होगा वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ रहेगा। और ये जो मैंने इंडियम डाला है उसमें क्या होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ चले जाएंगे, बॉन्ड में, और एक बॉन्ड में क्या रह जाएगा, होल। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होल भरने के लिए ये इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, ऐसा होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इसके होल्स भरते जाएंगे। तो ऐसा होगा इसमें कि अगर होल्स ज़्यादा हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, ओके, तो क्या होगा इसकी वजह से कि उसमें हमारा जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें होल्स बचेंगे, और अगर सारे होल्स भर गए फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो कितने बचेंगे वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो हमें पता है कि अगर मैंने एक डोपेंट डाला है तो उसकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, और ये इसकी वजह से क्या मिलता है, एक होल मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके होल्स में भरते जाएंगे। तो जितने यहाँ पर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर
मीटर क्यूब, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई इज इक्वल टू, ये दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, ओके, एन डी माइनस एन ए, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 5 × 10⁻22 माइनस 5 × 10⁻20, माइनस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अगर मैं इसको 10⁻22 लिखूँ तो उसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ पर 0.05 लिखना पड़ेगा, ओके। अब 10⁻22 कॉमन है, 5 माइनस 0.05 करो तो 4.95 आ जाएगा, ओके। तो ये मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके नंबर मिल गया। अगर आपको ये लगे कि माइनस में आंसर आता तो उसका मतलब ये होता कि यहाँ पर कौन ज़्यादा है, होल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको NH लिखना पड़ता है ना, नंबर ऑफ क्या लिखना पड़ता, होल्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसीलिए प्लस में आंसर आया, इलेक्ट्रॉन्स बच गए इतने, ओके। नाउ अब नंबर ऑफ होल्स के कितने होंगे, तो हमें पता है कि वी नो दैट Ni² इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, Ne × NH। तो नंबर ऑफ होल्स अगर हम फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, Ni² Ne, Ni मीन्स 1.5 × 10⁻16 उसका स्क्वायर आएगा, और Ne कितना है 4.95 × 10⁻22। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, पर मीटर क्यूब आपको नंबर ऑफ होल्स मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कि होल्स ज़्यादा है वो पहले आप डिसाइड कीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुए तो वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और होल्स ज़्यादा हुए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। देखिए मेरा आंसर कितना आया है, मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.5 × 10⁻9 आता है। आप एक बार वेरीफाई करते रहना आपके आंसर के साथ, ओके। तो यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए, इसमें 10⁻9 है, इसमें 10⁻22 है, तो क्या लिख सकते हैं, हियर Ne इज वेरी ग्रेटर देन NH, सो सेमीकंडक्टर विल बी, क्या होगा, एन टाइप होगा, ओके। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है इसलिए, ओके। तो ये आपको पूरा आंसर दिख रहा है, तो ऐसे आप इसे नोट कर लेना, क्लियर। नेक्स्ट 14 पॉइंट, देखिए क्या क्वेश्चन दिया, सॉरी 13, हो 13। In an intrinsic semiconductor, the energy gap Eg is 1.2 electron volt. Its whole mobility is much smaller than electron mobility and independent of temperature. What is the ratio between conductivity at 600 Kelvin and 300 Kelvin? Assume that the temperature dependence of intrinsic carrier concentration Ni is given as, देखिए ये आपको सारी चीज़ें दी हुई है। पहले तो एनर्जी गैप दिया हुआ है, वो है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक है 600 केल्विन और दूसरा है 300 केल्विन। और आपको जो है कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो ऐसे ही दी हुई है, Ni इज इक्वल टू N0 इंटू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब आपको पता होगा, e⁻, ये पूरा है Eg/2kT, ओके। ये सारी चीज़ आपको दी हुई है और आपको बोला है N0 इज अ कांस्टेंट, ओके। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है कंडक्टिविटी का, ओके, एट टेम्परेचर 600 केल्विन एंड 300 केल्विन। यहाँ पर जो है हमें कंडक्टिविटी पहले तो चाहिए, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, आपको एक ये फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा इज इक्वल टू एनी म्यू, वेर म्यू इज मोबिलिटी, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमें दी हुई है मोबिलिटी के बारे में कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, एक चीज़ ये दी हुई है। तो अगर हम बात करें कि नाउ कंडक्टिविटी of a semiconductor, तो उसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो टोटल कंडक्टिविटी मतलब क्या आएगा, एनी म्यू। तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू उसकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, प्लस ये ऐसे ही हम होल्स के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पता है कि अगर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इन इंट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर वी नो दैट Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni होगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दोनों को Ni लिख सकते हैं, तो Ni और E कॉमन निकल जाएगा, तो Ni एंड E विल बी कॉमन, और क्या बचा म्यू E प्लस म्यू H, और हम जानते हैं कि म्यू H बहुत ही छोटा है, तो हम उसे जो है वो यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा आंसर, सिग्मा इज इक्वल टू Ni E इंटू म्यू E। क्या रीज़न होगा इसका, यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू इज़ वेरी ग्रेटर देन म्यू H है, इसीलिए हमने ये चीज़ ऐसे लिखी है। देखिए अब हमारे पास ये जो सिग्मा के लिए ऐसा फॉर्मूला बन गया, तो हमारे पास जो है वो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन 1, तो उसमें Ni इज इक्वल टू ऐसा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से Ni जो है Ni इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन E म्यू लिख सकते हैं। तो therefore Ni इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन E म्यू। नाउ पुट इट इन द इक्वेशन 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, Ni की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन E म्यू। ओके, इज इक्वल टू क्या है इस तरफ N0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2KT, ये चीज़ है। ओके, E म्यू को यहाँ पर अगर हम ले जाते हैं तो N0 E इंटू म्यू है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लिखा है वो चीज़ जो है वो क्या है, कांस्टेंट ही है ना, म्यू भी कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो उसको हम नया जो कांस्टेंट है एनी म्यू मतलब सिग्मा 0 लिख सकते हैं, वेर N0 E म्यू E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 0 विच इज कांस्टेंट। ओके, देयरफॉर हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गई इसकी, सिग्मा 0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2KT, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गई। ये अलग अलग दो टेम्परेचर पर हमें लिखनी है। अगर T1 टेम्परेचर पर लिखे तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, सिग्मा 0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2KT। ओके, T1 होगा वो टेम्परेचर, और सेकेंड क्या होगा, एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2K क्या हो जाएगा, T2। ओके, अब इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। नाउ टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल ये पूरा यहाँ हो गया माइनस EG अपॉन 2KT1 अपॉन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस EG अपॉन 2KT2। यहाँ पर ई रेस टू पूरा इतना जो है वो जो लिखा है, आपको पता है जो भी चीज़ पावर में होती है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा है ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू वाई, तो हम क्या करते हैं, दोनों जो पावर है उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज़ होती है तो दोनों का एडिशन करते हैं। तो यही फॉर्मूला से मैं लिख रही हूँ इसे एक्सपोनेंशियल, ये क्या हो जाएगा, इसमें से अगर मैं माइनस EG अपॉन 2K कॉमन निकाल लूँ तो फर्स्ट वन में माइनस 1 अपॉन T1 बच जाएगा। ओके, और सेकंड ये ऊपर जा रहा है तो माइनस है। ओके, और ये माइनस है तो ये पूरा माइनस ही था, और वो चीज़ माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और मैंने माइनस कॉमन निकाला है इसलिए 1 अपॉन T2 हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल। अगर आप ऐसे लिखे कि माइनस को अंदर ले ले तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 तो भी चलेगा। ओके, तो अब मैं इसमें सारी वैल्यू अगर लिख दूँ तो EG एनर्जी गैप कितना था, 1.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, देखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जूल पर केल्विन में होती है, आपको पता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है, ये चीज़ आपको पता है। ओके, देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जो है वो जूल पर केल्विन में है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, फिर ये जो जूल पर केल्विन में है उसे भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो चीज़ आप याद रखना। ओके,
सो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं 1.38 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, यहाँ पर अगर मैंने इसे प्लस लिखा है तो 1/T2 माइनस 1/T1 होगा। T2 टेम्परेचर 300 केल्विन है और T1 कितना है 600 केल्विन। तो LCM आप लिख सकते हैं और इसका जो है वो पूरा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर ऑलमोस्ट 11.2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज क्या हो गया एक्सपोनेंशियल 11.2। तो इसका मतलब जो है एक्सपोनेंशियल का आपको वैल्यू पता है वो है 2.713। याद रखना E की वैल्यू क्या है 2.713। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा लॉग सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग लेंगे तो 11.2 लॉग 2.713 और इसका जो लॉग होता है वो होता है 0.4343। ये चीज़ याद रखना, तो हर बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके बाद के एग्जाम्पल में भी इसका यूज़ होता है। तो 2.713 में क्या उसका लॉग हो जाएगा 0.4343 और उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, कितना आता है चेक कर लीजिए, आपका आंसर ऑलमोस्ट 5.1247 आता है। यहाँ 11.6 है, सॉरी 1247 क्या आएगा 5.1247 इतना आ गया। अब क्या करना पड़ेगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 हो जाएगा और इसका एंटी लॉग कैसे देखते हैं, पॉइंट के बाद 1247 है उसका देखना है एंटी लॉग और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁵। तो देखिए एंटी लॉग क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आना चाहिए 1.1332। तो ये जो है हमारा जो रेशियो जो फाइंड करने के लिए बोला था वो आ गया। ओके, तो ये जो पूरा है आपको आंसर दिख रहा है तो वो जो है वो आप नोट डाउन कर लेना। तो पहले मैंने इसमें क्या किया वो चीज़ आपको पता चली होगी। तो कंडक्टिविटी फाइंड करनी थी, तो एन और कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है वो पहले हमें पता था, उसका हमने यूज़ किया, फिर तो सिर्फ रेशियो ही लिया है और कैलकुलेशन है। ओके, तो ये सारे आंसर आप लिख लेना, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो जितने भी एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व कर लेंगे।